हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शाम के 6 बज चुके हैं और आपकी क्लास है इस टाइम पे डेरी होती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जो कि दोस्तों आपकी आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं उसमें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आपके आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन में आपकी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बहुत ही बड़ा वेटेज होता है। लगभग 40% नंबरों का वेटेज होता है, जो कि ALP शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग भी अभी नए होंगे तो उनको बता दें कि इसके पहले दोस्तों हमने 12 पार्ट इनके करा दिए हैं। तो ठीक है, तो जो लोग भी अभी नए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के बाद हम लिंक डाल देंगे, तो उन सारे पार्टों को अवश्य देख लेंगे। ओके, चलिए दोस्तों देखेंगे आज के क्वेश्चनों को। बहुत ही ज़बरदस्त सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बता दें कि इस क्लास की PDF आपकी इस क्लास के समाप्त होने के बाद हम डिस्क्रिप्शन में जो है तो टेलीग्राम में इसकी लिंक डाल देंगे। तो टेलीग्राम में कैसे जुड़ेंगे आप, डिस्क्रिप्शन में उसकी टेलीग्राम की हम लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल में। ओके, और दोस्तों इसके पहले हमने आपकी क्लास का कराई है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है थे आपके बेस जो है तो मैथ के, तो जाकर जरूर इस वीडियो को देखना। ओके, चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे आज के कैसे कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं। और आज के दोस्तों क्वेश्चन सारे ज़बरदस्त रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है फ्रेंड्स कि दोस्तों एक प्रकाश की किरण है और 60 डिग्री के एक दोस्तों आपतन कोण पर एक पारदर्शी ब्लॉक पर आपतित होती है। उसके बाद बोला गया है कि यदि ब्लॉक का जो है तो अपवर्तनांक दोस्तों म्यू होता है, उसका दोस्तों कितना है, √3 है। तो दोस्तों यहाँ पर निकालना है विचलन कोण क्या होगा। अब दोस्तों विचलन कोण कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये आपतन कोण क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पर पारदर्शी ब्लॉक में दोस्तों उसका अपवर्तनांक क्या है। ठीक है, तो इस सभी के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों एक ब्लॉक ले लेते हैं। यहाँ पर एक मान ली कि ये एक हमने यहाँ पर एक ब्लॉक ले लिया है। ठीक है, यानी कि माध्यम ही मान लो, कोई पारदर्शी ये माध्यम है। ठीक है, ये पारदर्शी माध्यम है, थोड़ा पतला ही लेते हैं, इतना मोटा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखो अब यहाँ पर हम कोई भी ले लेते हैं एक माध्यम पारदर्शी। ठीक है, अब दोस्तों जब यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ पर आपतित होगी, आपतित यानी कि वहाँ पर जब आएगी तो दोस्तों माध्यम में दोस्तों देखो यहाँ पर दोस्तों जो माध्यम के लंबवत होता है वो अभिलंब कहलाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब, ये हमारा अभिलंब कहला गया। तो दोस्तों जो है तो किरण अपना पाथ बदल ले। ठीक है, तो उसका जैसे अपवर्तनांक चेंज है ना, तो यहाँ पर √3 डिग्री है, तो वो अपना क्या कर लेगी, अपना पाथ बदल लेगी, या तो अवलंब से दूर हट जाएगी या तो अवलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अवलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, देखो अब दोस्तों यहाँ पर विचलन कोण का कैसे, देखो अब यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर दोस्तों आपका आपतित कोण कौन है, कि कोण जो है तो प्रकाश किरण जो है तो अवलंब के साथ कितना एंगल बना रही है, ये आपका आई है, कितना है दोस्तों, 60 डिग्री। ठीक है, आई आपका 60 डिग्री है। और यहीं पर दोस्तों अवलंब के साथ दोस्तों जो परिवर्तित किरण कितनी जा रही है, परिवर्तित नहीं अपवर्तित किरण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन वो होता है कि उसी माध्यम में किरण लौट जाए, लेकिन यहाँ पर अपवर्तित हो रही है। ठीक है, तो अपवर्तित में दोस्तों ये कितना एंगल है, इसको दोस्तों अपवर्तित मतलब कि आर से डिफरेंस। ठीक है, इसको कुछ बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ध्यान नहीं आ रहा, तो इसको आर से डिनोट करते हैं। इसका एंगल दोस्तों हमें निकालना होगा। ठीक है, ये एंगल पता चल जाएगा तो हमें विचलन कोण भी पता चल जाएगा। अब विचलन दोस्तों कोण क्या होता है, देखो ये लाइन दोस्तों ऐसे सीधी जाएगी ना, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी उसको, और ऐसे झुक गई। ठीक है दोस्तों, जो ये वाला एंगल बन रहा है तो यही हमारा क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, विचलन कोण कहलाता है। दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं अपन लोग, विचलन कोण को निकालते कैसे हैं, तो जो है तो आपतित कोण माइनस अपवर्तित कोण। ठीक है, आपतित कोण यानी कि आई माइनस दोस्तों क्या कर देते हैं हम, आई माइनस आर जब दोस्तों कर देंगे तो हमारा विचलन कोण निकल आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आर का मान निकालना है। आर का मान निकाल लेंगे तो आप इसमें सिंपली जो है तो आई में आर घटा देंगे तो विचलन कोण निकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्नेल का नियम आप सभी लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर जो म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर दोस्तों होता है साइन आई
मतलब कि जो है तो आपतित कोण बटे साइन आर, ठीक है, अपवर्तित कोण, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर म्यू का मान दोस्तों हमें माध्यम का जो है तो अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, √3 इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर साइन आई का मान दोस्तों हमारा 60 डिग्री है, और बटे में दोस्तों क्या है साइन आर हो, ओके। अब दोस्तों यहाँ से जब साइन आर हम निकालेंगे तो साइन आर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, साइन 60 का मान फ्रेंड्स कितना होता है, √3/2, ओके। अब ये √3 तब जाएगा तो बटे में आ जाएगा, और 3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर साइन आर, ठीक है, तो साइन आर इक्वल टू फ्रेंड्स कितना हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। अब दोस्तों 1/2 साइन के कितने डिग्री के मान पर होता है, तो आर बराबर दोस्तों फ्रेंड्स हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, अपवर्तित कोण दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, 1/2 30 डिग्री पर मान होता है, ठीक है। साइन के 30 डिग्री पर 1/2 मान होता है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, अपवर्तित एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पर विचलन कोण पूछा गया, तो विचलन कोण कैसे निकालते हैं, अब जो है तो आपतित कोण माइनस अपवर्तित कोण, ठीक है। तो आपतित कोण हमारा कितना है 60 डिग्री, और अपवर्तित दोस्तों कोण कितना है हमारा 30 डिग्री, तो विचलन कोण कितना हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री। विचलन कोण हमारा 30 डिग्री आ गया, तो हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरे से मैच कर रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी ने इसको अच्छे से समझा होगा। चलिए इसमें आपको केवल स्नेल के नियम से रखना है कि जो माध्यम का अपवर्तनांक है बराबर किसके हो जाता है, क्रांतिक कोण बटे यहाँ पर साइन के रूप में क्रांतिक कोण बोल रहा हूँ, साइन के रूप में दोस्तों क्या होता है, आपतित कोण बटे साइन के रूप में ही वो तो अपवर्तित एंगल के बराबर में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ज़बरदस्त का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन के बारे में दोस्तों देखें, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा एडिशनल जानकारी भी दे देंगे आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोला गया है कि एक ग्रह दोस्तों सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। उसके बाद बोला गया जब दोस्तों पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो दोस्तों यह सूर्य से इसकी दूरी कितनी होती है, आर होती है। मतलब जब दोस्तों जो है तो पृथ्वी सूर्य के निकट, मतलब कि कोई भी ग्रह है तो सूर्य के निकटतम होती है तो उतने टाइम पर उसकी दूरी कितनी होती है, आर होती है, और चाल दोस्तों क्या होती है, भी होती है। लेकिन वही बोला गया है कि जब यह सूर्य से 4r की दूरी पर हो तो बोला गया है कि उसकी चाल क्या होगी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे, उसके पहले हम दोस्तों आपके लिए थोड़ा एक एलिप्स बना देते हैं, ठीक है। एलिप्स ड्रा कर लेते हैं, एलिप्स 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 कैसे बनेगा भाई, ये देखो ये होता है दीर्घवृत्त, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, एक देखो एक बार यहाँ पर एक बार और ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं फ्रेंड्स क्या, सन ले लेते हैं इधर पे, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि देखिए आपको ये हमारा क्या हो गया, सन हो गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं, चलिए अब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा सभी के। देखो यहाँ पर बोला गया है, देखो अब यहाँ पर बोला गया जब दोस्तों सन के सबसे पास में जब कोई भी ग्रह होगा, मान लो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो जब वो दोस्तों उसका बेग यहाँ पर उसकी दूरी कितनी बताई है उसने, आर बताई है, और बेग दोस्तों कितना है, दूरी आर बताई है, और उसका बेग दोस्तों उस टाइम पर कितना है, भी है, ठीक है। और बोला गया है जब दोस्तों वो कितनी दूरी पर होगा, अधिकतम दूरी पर होगा, ठीक है। मान लो कि वही ग्रह यहाँ पर है, ठीक है, तो उसकी दोस्तों कितनी दूरी है, 4r दी है, ठीक है। तो पूछा गया है कि उसका बेग क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बेग पूछा गया फ्रेंड्स कि यहाँ पर उसका बेग क्या होगा, ओके। तो दोस्तों अब इसमें दोस्तों जब भी दोस्तों यहाँ पर ग्रह में दोस्तों हमारा जो है इसमें कोई भी क्या नहीं लग रहा, बाह्य बल नहीं लग रहा, ठीक है। वो अपने आप घूमता है गुरुत्वाकर्षण के बल से, तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हमारा क्या हो जाता है,
जो है तो यहाँ पर दोस्तों क्या कंजर्व हो जाता है कोणीय संवेग। ठीक है, यहाँ पर कोणीय संवेग लगता है। तो कोणीय संवेग बराबर दोस्तों क्या होता है हमारा, कोणीय संवेग बराबर हमारा क्या होता है, कोणीय संवेग यानी कि m बराबर दोस्तों क्या होता है हमारा, कोणीय संवेग m नहीं, कोणीय संवेग दोस्तों उसको कैसे डिनोट करते हैं ये पता होना चाहिए आपको। कोणीय संवेग को हम l से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोणीय संवेग को दोस्तों हम l से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर l मान लेते हैं। तो l बराबर दोस्तों क्या होता है m/r। ठीक है, ये कोणीय संवेग का दोस्तों क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहीं से दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा दोस्तों ये कोणीय संवेग क्या होगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोणीय संवेग हमारा LA है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, LB है, LB है। तो इनको दोस्तों को दोनों को कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर LA बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, LA बराबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, मास तो दोस्तों दोनों का सेम रहेगा क्योंकि सेम ग्रह तो एक ही है ना, तो उसका मास तो कभी चेंज नहीं होगा। तो m, और यहाँ पर वेलोसिटी वेग क्या है, v है, और यहाँ पर दोस्तों उसके बीच की दूरी कितनी है, r है। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखो कोणीय वेग जो है तो यहाँ पर क्या होगा, LB क्या होगा हमारे यहाँ पर मास सेम रहेगा, और वेलोसिटी दोस्तों यहाँ पर हमें निकालना है। ठीक है, ये इसको देखो, इसको मान लेते हैं ये स्मॉल भी है, इसको मान लेते हैं कैपिटल भी, यानी कि डैश डैश लगा दें उससे पहचान हो जाएगा। देखो ये भी डैश है। ओके, मल्टीप्लाई दोस्तों उसकी बीच की दूरी कितनी हो रही है, 4r हो रही है। ठीक है, 4r हो रही है। अब देखो जब अब दोस्तों कोणीय संवेग हमें हमेशा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों बराबर कर देंगे इनको। तो यहाँ पर जब हम इनको बराबर करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जब बराबर करेंगे तो हमारा देखो यहाँ से बराबर करने पर m मल्टीप्लाई v डैश मल्टीप्लाई 4r। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी और इंटू r। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा r से क्या कट जाएगा, r कट जाएगा। ठीक है, और मास से मास कट जाएगा। ठीक है, अब देखो देखो यहाँ से अब जब हम v डैश बटे v इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरफ एक बचेगा, बटे में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें दोस्तों क्या निकालना है कि दोस्तों उसकी चाल कब होगी, जब उसकी बीच की दूरी 4r होगी। तो हमें क्या निकालना है, v डैश का मान निकालना, क्या आएगा दोस्तों। जब हम v डैश का मान यहाँ से निकालेंगे तो आप देख रहे होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो v डैश दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, v/4 आ जाएगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है दोस्तों हमारा v/4, तो ऑप्शन नंबर तीसरे में है, v/4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कोणीय वेग को क्या कर सकते हैं, संरक्षित करके वहाँ पे आप इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, और वहीं से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों। प्रकाश वर्ष जैसे कि आप सुनते होंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आता हो कि लाइट यानी कि प्रकाश से संबंधित है, वर्ष यानी कि समय से संबंधित है। लेकिन दोस्तों अब बता दें कि जो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, लंबाई की इकाई होती है। ठीक है, लंबाई की। ठीक है, मतलब कि दोस्तों प्रकाश प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि प्रकाश जो है तो एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है तो वही उसको प्रकाश लंबाई कहलाती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो लाइट अपना सन होता है, सन की लाइट होती है, तो एक जो है तो वर्ष में जितनी लेंथ जितनी दूरी तय करता है प्रकाश एक वर्ष में, वही उसकी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। सिंपली उससे लेंथ नापी जाती है। ठीक है, बड़ी बड़ी दूरियां नापी जाती हैं इससे। तो यहाँ पर हो जाएगा लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर से भी दोस्तों एक बड़ा होता है लंबाई के जो है तो मापने का पारसेक। ठीक है, पारसेक ही होता है ना, शायद पारसेक ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें अब टाइम नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में भी बहुत मज़ा आने वाला है आपको, और ज़बरदस्त का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए इसमें दोस्तों देखो क्वेश्चन को दोस्तों रीड करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त के क्वेश्चन है आज के। देखो यहाँ पर बोला गया है कि एक मुक्त रूप से गिर रहे, मतलब कि दोस्तों जब ऊपर से कोई भी वस्तु गिराया जाता है पिंड को, तो कोई फोर्स नहीं लगाया जाता, सिंपली आसानी से छोड़ा जाता है। ठीक है, बोला गया है कि ज़मीन तक पहुँचने में दोस्तों कितना, 4 सेकंड लगते हैं। उसके बाद बोला गया है कि
इसे गिराए जाने के जो है तो गिराए जाने के 1 सेकंड बाद, ठीक है, मतलब जब दोस्तों उसको गिराया जाता है तो 1 सेकंड बाद स्थितिज ऊर्जा का वह प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो अभी भी बरकरार है। मतलब कि दोस्तों जब 1 सेकंड बाद जो है तो उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा बरकरार बरकरार रहेगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हमारा और कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर मान लेते हैं कोई यहाँ पर एक वस्तु रखी है, ठीक है, किसी हाइट पर, ये है हमारी हाइट मान लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा आधार हो गया, ओके। अब दोस्तों जब इस वस्तु को यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बिना कोई फोर्स लगाए नीचे की तरफ गिराया जाएगा तो कितने टाइम पर आ रही है, यहाँ पर टोटल टाइम उसको तय करने में कितना लग रहा है, 4 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। और दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो है तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट दोस्तों कितनी है उसकी, एच है। ये हाइट दोस्तों कितनी है उसकी, एच है, ठीक है। यहाँ तक उसकी ऊंचाई कितनी है, एच है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर बोला गया है कि 4 सेकंड में उसको लगते हैं क्या, धरती तक आने में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालना होगा फ्रेंड्स, इसकी हाइट निकालना होगा, एच निकालना होगा, ठीक है। तो एच दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो एच का दोस्तों न्यूटन का आप सभी ने सूत्र पढ़ा होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ, एच बराबर, यानी कि उसको एच भी लिख सकते हैं क्योंकि विस्थापन ही हो रहा है, मतलब कि उसकी हाइट कितनी आ रही है यहाँ पर, एच बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एच बराबर हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, यू हमारा क्या है, प्रारंभिक वेग तो दोस्तों शून्य है ना, यहाँ पर जब कोई वस्तु सबसे यहाँ पर ऊंचाई में रखी हुई है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 ही होगा जब स्थिर में रखी है, तो दोस्तों यहाँ पर 0 आ जाएगा प्लस 1/2, और हमारा एक्सलेशन कितना है यहाँ पर, जी है, ठीक है, जी यानी कि उसका मान क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 मान लेते हैं यहाँ पर। और टाइम दोस्तों कितना है, 4 सेकंड है, तो टी 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ से दोस्तों हमारा हाइट कितना आ रहा है, 8 बार जाएगा 16 जो हो तो 80 आ जाएगा, हाइट हमारा क्या आ रहा है, 80 आ रहा है, ठीक है। देखो पूरी टोटल हाइट हमारी कितनी आ रही है, 80 मीटर आ रही है, ठीक है। अब दोस्तों बोला गया है कि जब वह दोस्तों ये वस्तु जो नीचे गिराई जा रही है, जब वो दोस्तों 1 सेकंड जब दूरी 1 सेकंड बाद, यानी कि 1 सेकंड में वो दोस्तों जितनी दूरी तय कर रहा है तो वहाँ पर कितनी उसकी स्थितिज ऊर्जा बचेगी, ठीक है, यहाँ की अपेक्षा में, शुरुआत की अपेक्षा में 1 सेकंड बाद उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी जो है तो गिरावट आएगी या कितनी उसकी बचेगी, ठीक है, यही पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो अब हमें निकालना क्या है फ्रेंड्स कि वो इसमें यहाँ तक 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, ठीक है, वो निकालेंगे तो वहाँ से हम फिर सिंपली स्थिति निकाल लेंगे, क्योंकि हमें हाइट मालूम होना चाहिए। जो आप सभी लोग जानते होंगे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हाइट होता है। तो हमें यहाँ पर हाइट मालूम होना चाहिए कि यहाँ से कितनी ऊंचाई पर ये है, ओके। तो यहाँ पर देखो 1 सेकंड में दोस्तों कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एच बराबर क्या हो जाएगा, देखो यू टी ये 0 हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर ए दोस्तों कितना है हमारा, एक्सलेशन 10 है, और यहाँ पर टाइम दोस्तों क्या है, 1 है, ठीक है। तो एच बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स कि 2×5 = 10, ओके। तो यहाँ पर कितना फ्रेंड्स हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। दोस्तों कितना तय कर लिया उसने, इसने ये इतनी दूरी दोस्तों कितनी है उसकी, इतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है। 1 सेकंड में 5 मीटर उसने तय कर लिए। देखो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी, 75 बचेगी, ठीक है, 75 बचेगी, और ये 5 बची है, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें क्या निकालना है कि स्थितिज ऊर्जा में कितना जो है तो बचेगी, ठीक है। देखो जब अधिकतम हाइट पे थी तो यहाँ से mgh दोस्तों हमारा निकल आएगा mgh, ठीक है। तो mgh तो दोनों सेम है, हाइट दोस्तों हाइट पर प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर mgh कितना है, 80 है, ठीक है। अब दोस्तों देखो अब जब दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 75, ठीक है, 75 मीटर की हाइट पर है। देखो यहाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा, mg 75, ठीक है, इतनी उसकी स्थिति हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे, अब एक mg 75 में mg 80 का डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा परसेंटेज निकल आएगा कि यहाँ पर जो है तो शुरुआती बिंदु में जब वो हो तो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर था, वो उसके सापेक्ष में कितनी उसकी स्थितिज ऊर्जा बची जब वह 1 सेकंड चला, ठीक है। तो 75 की ऊंचाई थी, 1 सेकंड के बाद उसकी रह गई थी, और अधिकतम ऊंचाई 80 थी, ठीक है। mg से mg कट जाएगा हमारा,
और जब दोस्तों यहाँ से काटेंगे 20 पंचे 100 और 20 चौको 100, ठीक है। तो जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 25 और 5 7 35 2 27 बटे 4, ओके। सॉरी 5 55 25 और 2 हासिल, 5 से 35 और 2 37 आएगा ना, 375 आएगा, ठीक है। अब जब दोस्तों इसको 4 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देख रहे होंगे कि 4 नहीं 36 बचा 1, यहाँ पर 15 हो गया, 4 तिहाई 12, 93.4 3 12 बचा 3 और 4 7 28, ठीक है, और 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 93.75, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आएगा ये क्वेश्चन। और बिना किसी देरी के दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो आज देखो क्वेश्चन कम लाए थे लेकिन बहुत जानदार सभी क्वेश्चन लाए थे। बोला गया है कि टंगस्टन का उपयोग दोस्तों कहाँ पर करते हैं, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। टंगस्टन का यूज कहाँ पर करते हैं, फिलामेंट बनाने में, बल्ब का। बोला गया है कि का उपयोग ताप दीप्ति लैंप, ठीक है, कि बल्ब में फिलामेंट के बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है वो बताना है हमें, ठीक है। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर बोला गया है कि टंगस्टन का गलनांक सर्वाधिक होता है। ये तो सभी अच्छी बात है, मतलब सही बात लिखी है। क्योंकि अगर टंगस्टन का गलनांक नहीं होगा अधिक तो वो जब टेम्परेचर गलनांक अधिक नहीं होगा तो जब दोस्तों वो जो है तो फिलामेंट हीट होगा तो वो आसानी से पिघल जाएगा, लेकिन पिघलता तो नहीं है। इसलिए वो टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ये यहाँ तक तो सही है। आगे बोला गया है कि ताकि और यह लंबे समय तक प्रदीप्त रहने के बाद भी पिघलता नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों पिघलता नहीं है, ये भी सही है, लंबे समय तक चलता रहता है, पिघलता नहीं है, यहाँ तक तो सही है। चलो दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। लंबे समय तक एक प्रदीप्त रहने पर टंगस्टन फिलामेंट में से मिलने वाला प्रकाश अधिक बढ़ जाता है। ये तो गलत हो जाएगा, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है इसका। उसके बाद बोला गया है कि टंगस्टन को गलनांक तक पहुंचने में लंबा समय लगता है। ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर समय से क्या लेना देना कि गलनांक तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। और बोला गया टंगस्टन का कथनांक सर्वाधिक होता है। तो ये तो दोस्तों राइट है, ठीक है, ये भी राइट है। टंगस्टन का गलनांक जो है तो कथनांक सर्वाधिक होता है, मतलब इस क्वेश्चन के आधार पर सर्वाधिक होता है, तो मतलब कि वो सही बात बोल रहा है। तो लेकिन दोस्तों हमें जो है तो क्या लगाना होगा, ऑप्शन नंबर पहले लगाना होगा, क्योंकि ज़्यादातर यही उसमें सिमिलरिटी सही आ रही है, ठीक है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि टंगस्टन का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका गलनांक सर्वाधिक होता है और ये दोस्तों लंबे समय तक बिना फ्यूज हुए जलता रहता है, ठीक है, बिना पिघले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को आज के क्वेश्चन काफ़ी मज़ा आया होगा। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम देखो यहाँ पर स्नेल का नियम के बारे में जाना कि क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ओके। उसके बाद दोस्तों केपलर का सेकेंड लॉ हमने पढ़ा, ठीक है, केपलर का सेकेंड लॉ है, इसमें तो मुख्य कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। उसके बाद दोस्तों हमने लाइट ईयर के बारे में पढ़ा और लास्ट में दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो है तो न्यूटन के जो है तो थर्ड यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के बारे में सिंपली पढ़ा हमने, ठीक है। यहाँ पर हाइट हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से निकाली अलग अलग टाइम पर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट में हमने टंगस्टन के बारे में पढ़ा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी ने आज की क्लास से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। और जो लोग दोस्तों नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और पुराने लोग भी कर दें, और लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नए लोग ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिल सकें, क्योंकि सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों रहने वाली हैं। तो दोस्तों मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में कल। तो तब तक के दोस्तों सभी को थैंक यू सो मच जिन्होंने अभी तक लास्ट तक देखा, और दोस्तों सभी को जय हिंद।